So, hello and welcome back to my YouTube channel, Home Science with Prachi. So, in the previous video, we have learned, we have covered up almost three topics almost, which are food, science, and nutrition, and properties of food, which is physical and chemical properties, and the quality इवैल्यूएशन। और इसके अंदर हमने फोर्थ टॉपिक के अंदर हमने इफेक्ट ऑफ कुकिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स हमने पढ़ लिया था। बेसिकली इफेक्ट ऑफ कुकिंग पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग एंड द फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन ये हम कवर अप करने वाले हैं इन द नेक्स्ट क्लासेस। तो फूड प्रिजर्वेशन अभी हम पढ़ेंगे और इसको हम ऑलमोस्ट 2 to 3 क्लासेस के अंदर कवर अप करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम इसे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल टू more and more people, so that more people will get benefit from this channel. The lecture will be bilingual, दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला आता है व्हाट इज़ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्रेश and raw material into the wholesome, safe, nutritious and acceptable food for the consumer is referred to as food processing. Food processing होता क्या है? Food processing होता है जब हम अपने raw fresh fruits या vegetables या किसी भी grains का, ठीक है, किसी भी फूड आइटम का जब हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको होलसम बनाते हैं, सेफ बनाते हैं, न्यूट्रिशियस और एक्सेप्टेबल फूड, यानी कि ऐसे फूड जिसे आप प्रोसेस करने के बाद खाना पसंद करो, ठीक है, ऐसे फूड बना सके, उसको हम क्या कहेंगे, फूड प्रोसेसिंग कहेंगे। अब फूड प्रोसेसिंग रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज टू ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि बदलते हैं किसको, रॉ मटेरियल को खाने लायक प्रोडक्ट्स के अंदर हम बनाते हैं इसको। जैसे ग्रेन्स है ना, ऐसा तो नहीं हम गेहूं को डायरेक्टली चबाने लगेंगे, गेहूं का आटा बनाएंगे ना, तो वही चीज़ होती है। तो ग्रेन्स को हम क्या करेंगे, फ्लावर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, आटे में कन्वर्ट करेंगे। फ्रूट्स को हम क्या कर सकते हैं, जूसेस निकाल सकते हैं उनका, लंबे टाइम तक उसको स्टोर करने के लिए, है ना। फिर मिल्क को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है, कैसे, किस फॉर्म में, चीज़ की फॉर्म में आप उसे प्रोसेस कर सकते हो। इस तरीके से मीट को भी आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो अगर आप उसे प्रोसेस कर देते हो। और इसके अलावा क्या है, ब्रेड बना सकते हैं हम ग्रेन से, चिप्स बना सकते हैं वेजिटेबल्स से, है ना। अब बहुत सारी तरह की प्रोसेसेस होती हैं, अब एक एक करके प्रोसेस देखते हैं। जैसे क्लीनिंग आप करते हो, क्लीन कर देते हो, ग्राइंड कर देते हो यानी कि पीस देते हो, सुखा देते हो यानी कि ड्राई कर देते हो, पेस्चराइज कर देते हो। पेस्चराइज का मतलब क्या होता है, पेस्चराइज को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क को पेस्चराइज करा जाता है, ठीक है, एग को भी पेस्चराइज करा जाता है, लिक्विड्स को, जनरली जूस को हम पेस्चराइज करते हैं, ठीक है। तो पेस्चराइज क्या मतलब क्या होता है, इनको हम हीट देते हैं, इस तरह का हीट देते हैं कि क्या कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके। ओके, क्या कर सके, किल कर सके। अब पेस्चराइजेशन कई तरीके की होती हैं, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। जैसे LTLT होता है, लो टेम्परेचर लो टाइम होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है ना। देर आर मैनी टाइप ऑफ पेस्चराइजेशन, हम फर्दर मोर क्लासेस के अंदर इसको कवर अप करने वाले हैं। ओके, फिर फ्रीजिंग आप कर सकते हो, यानी कि फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, फ्रीजर्स में स्टोर करके रख सकते हो। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीजिंग टेक्निक्स, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर फर्मेंटेशन कर सकते हो और कैनिंग भी कर सकते हो। कैनिंग का मतलब क्या है, आप कैंड प्रोडक्ट्स, मतलब कैंस के अंदर, एल्यूमिनियम कैन या स्टील कैन या टिन कैंस जो होती हैं, टिन्स जो होती हैं, है ना, ग्लास बॉटल्स होती हैं, उनके अंदर आप ये आप स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन इसका गोल क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग का गोल क्या होता है कि आपको क्या कर सके, ये फूड की सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, यानी कि फूड खराब ना हो, उसमें स्पॉइलेज ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाए। शेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है, शेल्फ लाइफ का मतलब होता है किसी भी फूड को स्टोर करने की उसकी लाइफ। ओके, किसी भी फूड की लाइफ को हम क्या कहते हैं, शेल्फ लाइफ कहते हैं, ठीक है। और टेक्सचर और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है हमारा फूड प्रोसेसिंग। अब हम कहेंगे ना, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव बेसिकली नहीं कहेंगे, उसको मेंटेन करना कहते हैं, ठीक है, तो उसको मेंटेन करता है। फिर यू कैन रीड दिस इन हिंदी ऑल्सो।
फिर आता है प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं? प्रोसेसिंग हमने पढ़ लिया, फूड प्रोसेसिंग क्या होता है। अब फूड प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? देखो, फूड प्रोसेसिंग से ही क्या बनता है? प्रोसेस्ड फूड बनते हैं। जब आप फूड को क्या कर दो? प्रोसेस कर दो, तो उससे क्या बनता है? फूड प्रोसेसिंग, प्रोसेस्ड फूड बनता है। ठीक है, जब क्या है? फूड अंडरगो वन और मोर प्रोसेसिंग स्टेप्स, ठीक है, बिफोर रीचिंग टू द कंज्यूमर इज नोन एज प्रोसेस्ड फूड। यानी कि ऐसे फूड आइटम जिनको आपने कई प्रोसेस्ड स्टेप से पास किया हो बिफोर रीचिंग टू द कस्टमर्स। अब जैसे क्या हो सकता है प्रोसेस्ड फूड का एग्जांपल? जैसे पेस्चराइज मिल्क हो सकता है। जैसे मिल्क आप देखेंगे ना, दूध आता है, ठीक है, तो उसके अंदर नीचे देखिएगा, इधर लिखा रहता है होमोजेनाइज्ड मिल्क, पेस्चराइज्ड मिल्क, है ना। तो इस तरीके से मिल्क का लिखा रहता है। तो ये जो मिल्क होती है, ये जो लिखा हुआ है क्या है? दिस इज प्रोसेस्ड, ठीक है, ये प्रोसेस्ड है। यानी कि इसके अंदर इस तरीके की हमने टेक्निक्स अप्लाई करी हैं, ऐसी प्रोसेस अप्लाई करी है जिससे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना करें। ओके, फिर ब्रेड प्रोसेस्ड होती है जिससे, क्योंकि वो फर्मेंट होती है और बेक्ड होती है। फिर ड्राइड फ्रूट्स, पिकल्स, अचार, चिप्स, बिस्किट्स, कुरकुरे वगैरह सब कुछ, ठीक है, और रेडी टू ईट मील्स, यानी कि जिन्हें आप तुरंत खोलो तुरंत खा लो। अब ये 3 तरीके के प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हमारे होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसके अंदर आपने कम प्रोसेसिंग दी है, एक जिसमें आपने ठीक ठाक दी है, और एक आप जिसमें अंदर कंप्लीटली आपने प्रोसेस उसको बना दिया, हाईली प्रोसेस बना दिया। तो एक आता है हमारे पास मिनिमल प्रोसेस्ड, एक आता है मॉडरेट प्रोसेस्ड, और एक आता है हाईली प्रोसेस्ड। मिनिमल प्रोसेस्ड कौन से हो जाएंगे? जैसे वॉश्ड वेजिटेबल्स, यानी कि धो दिया वेजिटेबल्स को, वॉश्ड है वो सिर्फ। और फ्रोजन फ्रूट्स आपने क्या करा? फ्रोजन, यानी कि फ्रोजन यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने उसको स्टोर कर दिया, जो फ्रीजर्स होते हैं उसके अंदर। मॉडरेटली प्रोसेस्ड के अंदर क्या आ जाएगा? आपके कैंड बीन्स, जो कैंस के अंदर आते हैं, है ना, जो कैन के अंदर बीन्स आते हैं, ओके, कैंड बीन्स। और चीज़ भी हमारा मॉडरेट में आता है। फिर हाईली प्रोसेस्ड की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंस्टेंट नूडल्स, जैसे मैगी, है ना। तो जो मैगी होती है ये भी हमारे क्या है? प्रोसेस्ड आती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, खोला और तुरंत खा लिया, है ना। तो अभी क्लासिफिकेशन भी आप देख सकते हो, इसके अंदर क्या है? अनप्रोसेस्ड, मिनिमल प्रोसेस्ड, फिर प्रोसेस्ड कलिनरी इंग्रेडिएंट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ जाती हैं, है ना। What is food spoilage? Next is what is food spoilage? फूड स्पॉइलेज क्या होता है? तो स्पॉइलेज का मतलब होता है किसी भी फूड आइटम का सड़ना, खराब होना। क्या होना? खराब होना, ठीक है, खराब होना, दैट इज फूड स्पॉइलेज। तो फूड स्पॉइलेज रिफर्स टू दी प्रोसेस बाय विच द फूड बिकम अनसेफ। अनसेफ मतलब अब वो क्या है? सुरक्षित नहीं है, अनसेफ है। और अनडिजायरेबल यानी कि अब आप उसको पसंद नहीं करोगे, उसको खाना पसंद आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक कर लिया है, एंजाइम की ओवर एक्टिविटी हो चुकी है, उसके अंदर इंसेक्ट्स आ चुके हैं, कीड़े मकोड़े आ चुके हैं, उसमें केमिकल रिएक्शंस हो चुके हैं, या फिजिकल डैमेज हो चुका है। तो कई तरीके से हमारी फूड स्पॉइलेज हो चुकी है, अब आप उसको खाओगे नहीं। फूड स्पॉइलेज का मतलब है फूड का खराब होना। कई तरीके से फूड हमारा खराब हो सकता है। जैसे पहला आता है हमारे पास माइक्रोबियल स्पॉइलेज। माइक्रोबियल स्पॉइलेज मतलब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, फंगी, ये सब ने क्या कर दिया है? हमारा माइक्रोबियल स्पॉइलेज कर दिया है, ठीक है। अब इससे होता क्या है? एक तो खट्टी खट्टी स्मेल आने लगेगी, फॉल स्मेल आती है, सॉर स्मेल आती है। फिर स्लाइमी टेक्सचर। स्लाइमी टेक्सचर का मतलब क्या होता है? देखा है आपने कभी दूध से जब आप दही को बनाते हो तो उसके अंदर अगर दूध से दही प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तो बीच में एक स्लाइमी स्लाइमी सा टेक्सचर आता है ना। ऐसा लगता है ना तो दही जमी है और दूध का दूध भी नहीं रहा। तो स्लाइमी टेक्सचर यानी कि उसमें बैक्टीरिया तो ग्रो करा लेकिन प्रॉपरली नहीं ग्रो करा, ठीक है। इसी तरीके से और भी तरीके के स्लाइमी टेक्सचर अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स के अंदर आप देख सकते हो अगर वो स्पॉइल हुआ है। इसके अलावा डिस्कलरेशन, उसका कलर भी उड़ जाता है, और गैस फॉर्मेशन। तो देखते हैं कभी कभार हम दूध की थैली काफ़ी दिनों तक आप रख दो तो उसके अंदर क्या होने लगेगा? गैस बनने लगेगी, वो फूल जाएगी, बहुत ओवर ज़्यादा फूल जाएगी, है ना। तो गैस फॉर्मेशन भी हो जाता है। इसी तरीके से एंजाइमेटिक स्पॉइलेज हो सकता है। एंजाइमेटिक स्पॉइलेज किसकी वजह से होगा? एक्शन ऑफ एंजाइम्स की वजह से, एंजाइम के एक्शन की वजह से। ये किसमें? रॉ फूड्स के अंदर हो सकता है, जिसकी वजह से केमिकल चेंजेस आएंगे। अब केमिकल चेंजेस कैसे कैसे? जैसे ओवर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। अब देखेंगे ना कभी कभार फूड जो है हमारा फ्रूट है,
है ना। जैसे हमारे फ्रूट्स हैं, जैसे देखेंगे हम लोग बनाना, तब लेकर आए थोड़ा ग्रीन कलर का था, होते 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 क्या हो जाएगा, वो एकदम येलो कलर का हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एकदम ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा, स्पॉइलेज हो गया है, उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। टेक्सचर देखेंगे, पहले क्या था हमारा, क्रंची था, है ना, पहले क्या था ये हमारा क्रंची, देखेंगे ना क्रिस्पी लगेगा। फिर आते 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 क्या हो जाएगा, उसके टिश्यूज क्या होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा ढीले होने लगेंगे। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, टेक्सचर की चेंजेस हो रही है, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट स्पॉइलेज इज कॉज्ड बाय केमिकल स्पॉइलेज, है ना। केमिकल स्पॉइलेज अगर हम देखेंगे तो किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स की वजह से हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, ये हमने कल भी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देखा था। मोर एक्सप्लेनेशन के लिए प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो क्या है, हमारी जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, राइट, एटमॉस्फेयर में जो भी हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओके, ये क्या करती है, फैट के साथ रिएक्ट करती है। क्या करती है, फैट के साथ रिएक्ट करती है और इसको इसमें कन्वर्ट कर देगी। अब इसका क्या मतलब है, अब ये है रेंसिड ऑयल। रेंसिड ऑयल क्या होता है, हमारा ऑफ फ्लेवर देता है, अच्छा फ्लेवर नहीं होता है इसका, और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉस भी हो जाता है। इसीलिए केमिकल स्पॉइलेज यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो स्पॉइलेज कर देगा। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज फिजिकल स्पॉइलेज। अब फिजिकल स्पॉइलेज कई तरीके से हो सकता है। पहला क्या है हमारे पास, फ्रीजर बर्न। देखो कई बार हम देखते हैं ना कि वेजिटेबल्स को हमने फ्रीजर में रख दिया या मीट को हमने फ्रीजर्स में रख दिया, तो वो एकदम जम जाएगा और उसके ऊपर क्या है, बर्निंग हो जाएगी, क्या होने लगेगी, बर्निंग हो जाएगी। अब इसी तरीके से ना आप ह्यूमंस के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, ह्यूमंस की बेसिकली हम हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन के अंदर अगर जाएंगे, है ना, हाइपोथर्मिया, ठीक है, इन अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स, अगर हम देखेंगे, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, अगर इंडिया के अंदर भी बात करेंगे तो कहाँ हम देख सकते हैं, हिमालयाज देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेपाल की साइड अगर हम देखेंगे तो हिमालयाज में देखेंगे तो वहाँ जो लोग क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है, उनके हाथ क्या हो जाते हैं, फ्रोज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से रशिया के अंदर भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है, उनकी फिंगर्स क्या होती हैं, वहाँ पर बाइट हो जाता है, उनको हाइपोथर्मिया हो जाता है, तो वो क्या होता है, बर्निंग हो जाती है, स्किन क्या होने लग जाती है, बर्फ से बर्न हो जाती है। इस तरीके से जो मीट होती है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप उसे डीप फ्रोजर्स के अंदर रखेंगे तो बर्निंग हो जाएगी। ओके, तो उससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि सूख जाता है, मसल सूख जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ओके, फिर आता है हमारे पास मॉइस्चर लॉस। क्या होता है, मॉइस्चर लॉस भी हो सकता है फिजिकल डैमेज से, यानी कि उसके अंदर क्या है, H2O कम हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, यानी कि AW कम हो सकता है, मॉइस्चर कम हो सकता है, उससे भी फिजिकल डैमेज होगा। फिर क्रशिंग एंड ब्रूजिंग, ऐसा होता है कई बार हम देखते हैं ना, हम लोग टमाटर खरीद के लेकर आए, कोई वेजिटेबल लेकर आए, तो हमने क्या किया, टमाटर को सबसे नीचे अगर रख दिया है तो उसके ऊपर कोई भारी वेजिटेबल हमने रख दी, कद्दू रख दिया, तो क्या है, ये पूरा पिचक जाएगा। इससे क्या होएगा, ये फिजिकल डैमेज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रश हो जाएगा। तो फिर क्या उस टमाटर को आप खाएंगे नहीं, उसके अंदर स्मेल आने लगेगी और आप उसको फेंकना पड़ेगा, राइट। तो इसी तरीके से ये तो हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, पर अगर यही चीज़ इंडस्ट्रीज के अंदर हो रही है और केचप बनाने वाली फैक्ट्री है, और क्या है, उसके अंदर बहुत सारे टमाटोज हमने कार्टून्स के अंदर रखे हैं और फिर हमने उसके ऊपर कोई बहुत भारी भरकम सामान रख दिया, ठीक है, कोई भारी कार्टून रख दिया, तो वो पिचक जाएगा और वो खराब हो जाएगा, फिर वी कैन नॉट यूज दैट, वो स्पॉइल हो चुका है, राइट। इसी तरीके से डैमेज टू द पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। अब मान लो, देखिए बहुत सारे किसान क्या हैं, इसी वजह से सुसाइड कर लेते हैं इंडिया के अंदर, कि उनके गेहूं खराब हो गए, उनकी फसल खराब हो गई। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि देखो उनके अंदर क्या है, अगर उनको प्रॉपरली स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं मिली तो फूड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस तरीके से आलू खराब हो जाता है, राइस खराब हो जाता है, ग्रीन्स खराब हो जाते हैं, राइट। तो वो क्या है, इंसेक्ट्स के पेस्ट की वजह से हो सकता है, या फिर वहाँ पर प्रॉपरली मॉइस्चर जो है वो स्टोरेज का जो नहीं होना चाहिए, ड्राई स्टोरेज होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपरली क्या था, वेंटिलेशन नहीं था। तो देर आर मैनी अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से फिजिकल डैमेज हमारा हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा बड़ा क्या हो सकता है, ह्यूज लॉस, बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है। अदर मेथड्स देखेंगे, देखो मॉइस्चर लॉस हो सकता है, प्रॉपरली लाइटनिंग नहीं वहाँ पर है, ठीक है, अगर प्रॉपरली लाइट नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगेगा। ठीक है, कितने टाइम तक आपने उसको स्टोर किया, कितने टेम्परेचर पे आपने स्टोर किया, हीट में स्टोर करना था या कोल्ड में स्टोर करना था, है ना, वाइस वर्सा, आप जो भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है, फूड स्पॉइलेज हमारा हो जाता है।
नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड। अभी टाइप्स ऑफ फूड हम लोग किस बेसिस पर पढ़ेंगे, फूड स्पॉइलेज के बेसिस पर पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्पॉइलेज फूड कितने तरह का हो सकता है। तो फूड हमारा बेसिकली 3 तरीके का हो सकता है, पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं पेरिशेबल फूड आइटम। पेरिशेबल फूड आइटम जो हम देखेंगे ये कौन से फूड आइटम होते हैं, ये वो फूड आइटम्स होते हैं जो कुछ घंटों तक या कुछ दिन तक ही रह पाते हैं। उसके बाद इनमें बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, फंगी या किसी भी तरीके का बैक्टीरिया ग्रो करने लगेगा, जिसकी वजह से वो खराब हो जाएगा। अब पेरिशेबल फूड आइटम क्यों खराब हो जाता है, ये इस वजह से खराब हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई मॉइस्चर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी होता है। आप देखेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, उन्हें काटेंगे, आप अपने चक्कू को ही देख लें, ठीक है, तो क्या है, गीला हो जाएगा, है ना। अगर आप रॉ वेजिटेबल्स की बात करेंगे, उन्हें तोड़ेंगे तो उसके अंदर क्या है, मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, बहुत जल्दी उस पर बैक्टीरिया ग्रो करने लगेगा, क्योंकि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो क्या चाहिए हमारे को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन चाहिए और ऑक्सीजन या नॉन ऑक्सीजन भी देख सकते हैं, न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए और इसके अलावा हमारा वाटर चाहिए, है ना। तो ये अगर रहेगा, मॉइस्चर अगर रहेगा तो ग्रो होगा ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो क्योंकि हम देखेंगे तो वेजिटेबल्स के अंदर न्यूट्रिशन होता है, मीट के अंदर न्यूट्रिशन होता है ना, फ्रूट्स के अंदर, कुक्ड फूड्स के अंदर, मिल्क के अंदर, मीट के अंदर, सबके अंदर न्यूट्रिशन होता है और इनके अंदर वाटर भी होता है। इसी वजह से ये जल्दी खराब होने लगते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, पेरिशेबल फूड आइटम कहते हैं। और ये कुछ ही दिनों तक या कुछ ही घंटों तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। देखेंगे दूध को आपने रखा, कितने दिन तक टिकेगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, वो ख़राब हो जाएगा। 2 से 3 दिन तक आप उसको रख सकते हो, फिर ख़राब हो जाएगा, है ना। और उसको भी आपको प्रोसेस करके रखना पड़ेगा, आप उसको हीट करके आपको उससे रखना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप फूड आइटम्स को स्टोर कर सकते हो, तो उनको हम पेरिशेबल फूड आइटम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिल्क, मीट, फिश, फ्रूट्स, बेरीज, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कुक्ड राइस, कुक्ड दाल, जनरली कुक्ड मटेरियल्स को हम कह सकते हैं। तो ये पेरिशेबल फूड आइटम्स के अंदर आ जाते हैं, यानी कि जो कुछ घंटे तक या कुछ दिनों तक आपके फूड आइटम्स आप उन्हें स्टोर करके रख सकते हो और ये बहुत जल्दी क्या है, क्विकली दे गेट स्पॉइल। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेमी पेरिशेबल फूड आइटम्स। तो सेमी पेरिशेबल फूड आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो कुछ टाइम तक आप उन्हें स्टोर कर सकते हो, यानी कि कुछ दिन और कुछ हफ्ते। ठीक है, तो पहले दिन से, एक दिन से कुछ दिन तक, अब डेज टू वीक्स तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। और ये मॉडरेटली फास्ट जो है, ठीक है, यानी कि मध्यम है, आप इसको स्टोर कर सकते हो, तक स्टोर रह सकता है। ठीक है, दे लास्ट लॉन्गर देन द पेरिशेबल, ये पेरिशेबल से ज़्यादा स्टोर कर सकते हो बट नॉन पेरिशेबल से कम कर सकते हो। ठीक है, और इनको आपको स्टोर करने के लिए एकदम प्रॉपरली एरिया चाहिए। अगर आप इन्हें प्रॉपरली नहीं स्टोर करोगे तो ये भी खराब होने लगेंगे, राइट, ये भी क्या होने लगेंगे, स्पॉइल होने लगेंगे, अगर आप इनको प्रॉपरली रूम नहीं दे रहे हो। जैसे अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आलू को आप स्टोर कर सकते हैं, आलू प्याज आप देखो कुछ हफ्तों तक आप ये रखे रहेंगे बाहर भी तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ब्रेड को भी आप स्टोर करके रख सकते हो। फिर एप्पल, फ्रूट जैसे एप्पल को भी आप स्टोर करके रख सकते हो, कुछ टाइम तक वो खराब नहीं होते हैं। अचार को आप स्टोर करके रख सकते हो अगर आप उसमें प्रॉपरली प्रिजर्वेशन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जैसे सॉल्ट या शुगर आपने यूज़ किया, और जैम्स भी इसी के अंदर आएगा, है ना, आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। जैगरी, गुड़ को भी आप स्टोर करके रख सकते हो, राइट। तो दीज आर दी सेमी पेरिशेबल फूड आइटम्स विच यू कैन स्टोर फॉर डेज टू वीक्स। ओके, नेक्स्ट इज नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स। तो नॉन पेरिशेबल फूड आइटम वो फूड आइटम होते हैं जिनको आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो। ओके, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, जैसे मंथ से ईयर्स तक आप इनको स्टोर करके रख सकते हो। इनके अंदर लो मॉइस्चर कंटेंट होता है जो कि प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पानी के कंटेंट जो होती है वो कम होती है, इसी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ इसके अंदर
कम होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके, तो क्या है, ड्राइड ग्रेन्स हो सकता है, जैसे गेहूं और चावल को आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो, सालों साल रख सकते हो। दाल को आप स्टोर कर सकते हो, मसालों को स्टोर कर सकते हो, चीनी और नमक को स्टोर कर सकते हो, कैंड फूड आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हो, और ड्राई फ्रूट्स को भी आप स्टोर करके रख सकते हो सालों साल। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर एक लिस्ट देख लेते हैं नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स की, कौन कौन से नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स है। तो पहला क्या है, ड्राइड बीन्स एंड लेंटिल्स, है ना, इसको आप 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हो। ओट्स और किनुआ को भी 2 साल तक रख सकते हो। कैंड को भी 1 से 2 साल तक रख सकते हो। फिर सैल्मन, टूना, फिश, है ना, ये सब क्या है, 5 साल तक स्टोर कर सकते हो। पास्ता होल ग्रेन्स को 1 से 2 साल तक आप स्टोर कर सकते हो। नट बटर्स को 1 साल तक, अगर वो अनओपन है। अगर आपने उसने ओपन कर लिया पीनट बटर को, तो आप उसको बहुत सालों तक नहीं स्टोर करोगे, है ना, वो उसकी अपनी एक्सपायरी डेट होएगी, आप उसको उतने टाइम के लिए यूज़ कर पाओगे। डिहाइड्रेटेड फूड आइटम्स, यानी कि जिसके अंदर से मॉइस्चर हटा दिया गया हो, वो भी 1 से 2 साल तक आप उसे रख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन, ये दिस इज नेक्स्ट टॉपिक, है ना। तो व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, ये एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप क्या कर सकते हो, फूड को स्पॉइल होने से बचाते हो। तो ये एक ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनसे आप फूड स्पॉइलेज को बचाते हो, इसी को हम क्या कहेंगे, फूड स्पॉइलेज, ओ सॉरी, फूड प्रिजर्वेशन एंड द एक्सटेंडिंग द शेल्फ लाइफ। इससे क्या हो सकता है, हम अपनी फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। शेल्फ लाइफ मतलब अभी बताया था, शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि फूड को कितने टाइम के लिए आप उसको स्पॉइल करे बगैर स्टोर कर सकते हो, उसी को हम क्या कहेंगे, शेल्फ लाइफ, यानी कि किसी फूड के खराब होने की टाइमिंग को हम क्या कह सकते हैं, या ठीक रहने की टाइमिंग को हम क्या कह सकते हैं, शेल्फ लाइफ कहेंगे, यानी कि कब तक वो ठीक रहेगा। अब extending the shelf life of the food by controlling and slowing down the growth of microorganisms। कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्लो डाउन करके, और उसकी या फिर उसको किल करके, है ना, तो किल करके या फिर उसको स्लो डाउन करके हम क्या कर सकते हैं, फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया, मोल्ड और फंगी को हमें क्या करना होता है, या तो किल कर सकते हैं या फिर स्लो कर सकते हैं, राइट, उसके रेट को। तो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, कीपिंग द फूड सेफ एंड फ्रेश फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हमें फूड को सेफ रखना है और फ्रेश रखना है लंबे समय तक, और इसको प्रिजर्व करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, जैसे कूल करके रख सकते हो, हीट करके रख सकते हो, ड्राई करके रख सकते हो, सॉल्टिंग यूज कर सकते हो, या शुगर ऐड कर सकते हो, या फिर प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड कर सकते हो, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ड्राई है, कैनिंग है, और क्या है, फ्रीजिंग है। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, हम एक एक करके इन्हें आगे वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या सिद्धांत हैं फूड प्रिजर्व करने के। तो प्रिजर्वेशन, प्रिवेंशन और द डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन से बचाना है, उसको डिले करना है, उसको हमें क्या करना है, धीरे करना है। माइक्रोब्स क्या है, डिकम्पोज ना कर पाए, यानी कि खराब ना कर पाए। किस तरीके से, आप या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कीप आउट, है ना, कीपिंग आउट, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखना है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटा देना है। पहला क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर लग गए हैं तो रिमूव कर दो, है ना, उसको हटा दो। अगर लग गए हैं तो किस तरीके से हटा सकते हैं, फिल्टर करके हटा सकते हैं। और तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा कहता है बाय हिंडर द ग्रोथ, यानी कि उसको रोकना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकना, उनकी एक्टिविटी को रोकना। अब आप उसे रोक कैसे सकते हो, हमने बोला था ना कि स्लो डाउन कर सकते हैं, हिंडर कर सकते हैं, रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय द मेथड ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है, या फिर लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब कम तापमान में उसको रखना, यानी कि क्या है, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में, या फिर चिलर्स में। ठीक है,
देयर आर मैनी इक्विपमेंट्स जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं। ड्राइंग अंडर एनारोबिक कंडीशन, आप उसे ड्राई भी कर सकते हो। एनारोबिक मतलब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर O2 ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, एनएरोबिक कंडीशन, है ना। O2 नहीं होगा तो क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बैक्टीरिया मोल्ड को, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। वैसे तो एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लेकिन हमें अगर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं चाहिए तो हम एनारोबिक कंडीशंस के अंदर रखेंगे, और केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, किल करना, यानी कि बाय किलिंग दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा मेथड कहता है कि हम उसको किल भी कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किल भी कर सकते हैं। और किल करने के कई तरीके होते हैं, जैसे आप उसको हीट दे सकते हो या रेडिएशन। अब हीट के भी कई मेथड्स होते हैं, जैसे पेस्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, हम इसको आगे पढ़ेंगे अभी, है ना। पेस्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन आर दी मेथड्स ऑफ हीट। ओके, हम हीट से भी क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास सेकेंड प्रिंसिपल, दैट इज प्रिवेंशन और द डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन, यानी कि फूड अपने आप को खराब ना करे। यानी कि इसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक नहीं करा, फूड खुद ही खराब हो जाएगा। अब फूड खुद कैसे खराब होता है, फूड खुद खराब होता है एंजाइम की एक्टिविटी से, क्योंकि फूड के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो हमें उन एंजाइम की भी एक्टिविटी को रोकना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, उन एंजाइम की एक्टिविटी को रोकना पड़ेगा जो खुद से ही खराब कर ले रहे हैं फूड को। तो ये कौन सी टेक्निक है भाई कि खुद को रोक से, तो ये प्रोसेस होती है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे क्या है, फूड के एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी को रोक देते हैं, यानी कि अपने जो वो काम कर रहे हैं खराब करने का, उसको रोक देते हैं। अब ब्लांचिंग क्या है, ब्लांचिंग के अंदर क्या करते हैं, हम पानी लेते हैं, उसको गर्म करते हैं और उसके अंदर फूड आइटम को रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो फूड आइटम को जब हमने क्या करा, रखा गर्म पानी के अंदर, तो उसकी एक्टिविटी रुक जाएगी। तो इस तरीके से हम फूड को डिकम्पोज होने से बचा लेते हैं बाय द डिले ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस को भी स्लो डाउन कर सकते हैं, है ना। पहला क्या, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक सकते हैं, और दूसरा केमिकल रिएक्शन को रोक सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ओके, बाय द मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन, बाय द मीन्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे किसी भी फूड आइटम के अंदर तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस रुक जाएगी। देखो कहीं एंटी लिखा है तो एंटी का मतलब क्या होगा, उसका उल्टा काम करेगा ना। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को रोकेगा, ऑक्सीडेशन को क्या कर देगा, रोक देगा, ओके। अब लास्ट हमारे पास प्रिंसिपल आता है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द इंसेक्ट, एनिमल एंड मैकेनिकल कॉज। यानी कि अब हमारे को किससे रोकना है, कि इंसेक्ट से भी रोकना है, एनिमल से भी रोकना है, और मैकेनिकल कॉज से भी रोकना है। यानी कि कोई भी कीड़े मकोड़े या कोई जानवर या फिर कोई मैकेनिकल मशीन, या हमने उसको इस तरीके से रख दिया है, इस तरीके से किसी भी डैमेज को हमारे को बचाना रहता है। तो देयर वर 3 प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फर्स्ट मेथड वाज delay the microbial growth, second was prevention by the self decomposition, and third is caused by the insect, animal and mechanical causes। यानी कि पहला माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन से हमारे को रोकना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक ना करें, दूसरा क्या है, वो खुद से ही खराब ना हो एंजाइमेटिक या केमिकल रिएक्शन से, और तीसरा हमारे जानवर या किसी तरीके के कीड़े मकोड़े या कोई मैकेनिकल एक्शन या फिजिकल एक्शन उस चीज को खराब ना करे, ठीक है। These methods used to control the activity of microorganisms are usually effective against the enzymatic activity। हम देखेंगे कि जो भी हम फूड प्रिजर्वेशन की अभी टेक्निक्स यूज करने वाले हैं, ये सारी जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन से हमारे को प्रिवेंट करता है कि उसके अंदर किसी भी तरीके की एंजाइमेटिक एक्टिविटी रुक जाए, केमिकल रिएक्शन रुक जाए। जैसे हम लोग ड्राइंग मेथड यूज कर सकते हैं, लो टेम्परेचर्स को भी हम यूज करेंगे जिससे कि वो ऑटो डिकम्पोजिशन जो हो रहा है उसका वो ना हो पाए, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं ना, और ऐसा भी होता है कि फूड प्रिजर्व करने के लिए हम कभी कभार एक से ज़्यादा टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग ब्लांचिंग क्या करते हैं, फ्रीजिंग से पहले करते हैं, है ना। तो फ्रीजिंग करने से पहले या कैनिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, कई बार फूड प्रोडक्ट को ब्लांच करा जाता है या फिर ड्राई भी करा जाता है, ओके। मल्टीपल टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करा जाता है, मल्टीपल फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम फूड को स्टोर कर सकते हैं बहुत लंबे टाइम तक,
ठीक है। फिर आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, तो इसे हम ब्रॉडली नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल हम पढ़ लेते हैं तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के, और मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है क्या। तो मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या है, वो सारे मेथड्स जो जनरली अप्लाई करा जाता है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को, उसके कॉजेस को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ ना कर पाए, किसी भी तरह की एंजाइमेटिक या नॉन एंजाइमेटिक एक्टिविटी या फिर केमिकल रिएक्शन या मैकेनिकल या इंसेक्ट या रोडेंट, किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा मकोड़ा या मैकेनिकल या फिजिकल कोई भी डैमेज आपके फूड प्रोडक्ट को ना कर पाए, इस तरीके के मेथड को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। When the growth of microorganism is only retarded or inhibited, the preservation is temporary. वही चीज बोल रहा है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को हम इनहिबिट कर रहे हैं या रिटार्ड कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ रोकने का काम कर रहे हैं, तो फूड प्रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी होगा, यानी कि कुछ ही टाइम के लिए लागू होगा। जैसे कि अब इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर हमने दूध को फ्रिज में स्टोर किया है ना, दूध को अगर हमने फ्रिज में स्टोर किया तो वो कुछ टाइम के लिए ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर हमने मिल्क को बाहर निकाल दिया, थॉ कर लिया, अगर हमने थॉ तो बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स को करा जाता है, जैसे पीस को अगर हमने फ्रीजर्स में रखा, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उन पीस को यानी कि मटर के दानों को अगर हमने फ्रिज में रखा और फिर हमने उसे निकाल करके बाहर पानी में भिगो दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम थॉइंग कहते हैं। ये आगे हम और ब्रॉडली पढ़ेंगे, ठीक है, थॉइंग कहते हैं। तो अगर हमने बाहर निकाला या मिल्क को निकाला या फिर हम कह सकते हैं पीज को, है ना, मटर के दाने को बाहर निकाला, तो कुछ टाइम के लिए आप उसको रोक सकते हो, लेकिन बाहर निकालोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा से ग्रो करने लगेंगे, उनका काम करने का तरीका और फास्ट हो जाएगा, और क्या होने लगेगा, फूड जल्दी से स्पॉइल हो जाएगा और क्या है, आप उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि फ्रिज में रखने में, यानी कि आप जब उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर रहे हो, सिर्फ रोकने का काम कर रहे हो, तो फूड जो है आपका टेम्परेरी यानी कि कुछ ही टाइम के लिए ही क्या है, ठीक रहेगा। लेकिन जब आप उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या हो गया भैया, आपने हीट ट्रीटमेंट दे दिया या रेडिएशन ट्रीटमेंट दे दिया, है ना, तो इस तरीके की कंडीशन के अंदर क्या है, फूड आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, यानी कि ठीक रहेगा कि किसी भी तरीके का अब उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, और वो क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, यानी कि आपने उसके अंदर परमानेंट क्वालिटी को अचीव किया, यानी कि फूड आपका लंबे टाइम तक रहेगा, उसके अंदर कोई स्पॉइलेज नहीं होगी। नो मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन विल प्रोवाइड ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट। ये भी बोला गया है कि आप चाहे कितनी भी टेक्निक्स फूड प्रिजर्वेशन की क्यों ना लगा लें, लेकिन जो ओरिजिनल क्वालिटी है फूड की, ताज़ा ताज़ा क्वालिटी है, वो कभी भी अचीव नहीं हो सकती, वो उसके अंदर कभी भी आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि देखो आप देखेंगे जो ताज़ा फूड है वो तो ताज़ा ही रहेगा, ताज़ा जैसा कुछ भी नहीं होता है ना, ताज़ा जैसा कुछ भी नहीं होता है। जो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक फूड अवेलेबल रहे, ज़्यादा लंबे टाइम तक आप उसको फूड को खा सकें, है ना, स्टोर कर सकें, इसलिए आप अप्लाई करते हो, पर वो ताज़ा जैसा कभी भी फील नहीं देगा। तो ये बोल रहे हैं कि फूड क्वालिटी को आप उतना क्या है, अचीव नहीं कर सकते हो फूड प्रिजर्वेशन से। इफ प्रिजर्व फूड इज सेटिस्फैक्ट्री देन द फ्रेश फ्लेवर प्रोडक्ट एट एन ऑप्टिमम स्टेज ऑफ राइपनिंग एंड मैच्योरिटी में बी यूज। ठीक है, तो बोल रहा है अगर फूड जो है आपका सेटिस्फैक्ट्री है, फ्रेश है, फ्लेवरफुल है, ऑप्टिमम स्टेज पे आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, so these were the methods of food preservation. This is known as the method of food preservation. Now there are two types of food preservation methods, हम कह सकते हैं फिजिकल और केमिकल मेथड्स। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल दो मेथड्स होते हैं हमारे फूड प्रिजर्वेशन के, ठीक है, जिन्हें हम ब्रॉडली अभी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने वाले हैं। तो एक बारी ओवर व्यू देख लेते हैं। देर आर फ्यू मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एज गिवन इन दिस पिक्चर। तो पहला क्या है, ड्राइंग हो सकता है, चिलिंग हो सकता है, आप चिल कर सकते हो, फ्रीजर्स में स्टोर कर सकते हो, सॉल्टिंग कर सकते हो, नमक के अंदर डाल सकते हो तो भी फूड प्रिजर्व होता है, जैसे अचार, पिकलिंग हो सकता है, फिर शुगर डाल के भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हो, जैसे जैम्स को आप प्रिजर्व कर सकते हो, है ना, फर्मेंटेशन जैसे आप पनीर कर सकते हो, है ना, कर्ड कर सकते हो, इडली वगैरह को भी आप थोड़े लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है हमारे पास वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम के अंदर आप यानी कि O2 को आप क्या कर दोगे,
ऑक्सीजन को सप्लाई उसका बंद कर दोगे, वैक्यूम पैकिंग कर सकते हो, स्मोकिंग से आप कर सकते हो, हीटिंग, स्मोकिंग इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ हीटिंग, है ना। फिर कैनिंग, कैंस के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टू नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारा नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक है हमारा फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and please like, subscribe and share the video, plus share your reviews in the comment. अगर आपको चाहिए कोई improvement in this particular video तो you can share, and in the next class we are going to cover up the methods of food preservation. So thank you for watching, keep studying.